हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो होने वाला है क्लास 10 से साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि इस साल की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो करवाने में जा रहा हूँ, वो सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जितना ज़्यादा हो सके याद करेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस साल पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्नों को। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछे जाएंगे, तो किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर लिखेंगे, उत्तल दर्पण का आकार बाहर की ओर उभरा होता है, जबकि अवतल दर्पण का आकार अंदर की ओर धंसा होता है। इस प्रकार से पहला अंतर लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर लिखेंगे, उत्तल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे लिखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। आगे लिखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से अधिक होती है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम होती है। आगे लिखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हम लोग लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? लिखेंगे इसका आंसर, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता रखता है। अवतल दर्पण की वक्रता के कारण प्रकाश किरणों दर्पण की ओर आकर्षित होती है और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए देखेंगे आगे। उत्तल लेंस के किन्हीं चार उपयोगों को बताएं। आपको बता दूं, ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखेंगे इसका आंसर, किस प्रकार लिखेंगे। उत्तल लेंस के चार उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग लिखेंगे, नंबर 1 में, उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस में किया जाता है ताकि दृष्टि को सुधारा जा सके। यह लेंस दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। आगे लिखेंगे, नंबर 2 में, उत्तल लेंस का उपयोग कैमरे और फोटोग्राफी में किया जाता है ताकि वस्तुओं का स्पष्ट और विस्तृत चित्र लिया जा सके। आगे क्या लिखेंगे, नंबर 3 में, उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में किया जाता है ताकि वस्तुओं को स्पष्ट और विस्तृत देखा जा सके। चलिए आगे क्या लिखेंगे। आगे लिखेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग लेजर और ऑप्टिकल सिस्टम में किया जाता है ताकि प्रकाश किरणों को केंद्रित और नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार से उत्तल लेंस का उपयोग हम लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच के एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। लिखेंगे इसका आंसर, दिए गए लेंसों को बारी बारी से किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के नज़दीक लाते हैं और छपाई के अक्षर को सावधानी से देखते हैं। जिस लेंस को नज़दीक लाने पर अक्षर बड़ा और अधिक स्पष्ट दिखाई दे, तो वह उत्तल लेंस होगा। कहने का मतलब है, जिस लेंस को किताब के अक्षरों के नज़दीक ले जाएंगे और उसका अक्षर जो है अपने आकार से बड़ा दिखाई देने लग जाए और स्पष्ट अर्थात साफ दिखाई देने लग जाए, तो हम समझेंगे वह उत्तल लेंस है। वहीं बात करते हैं आगे, जिस लेंस को अक्षर के नज़दीक लाने पर उसका आकार छोटा दिखाई दे, तो वह लेंस अवतल लेंस होगा। कहने का मतलब है, जिस लेंस को किताब के अक्षर के नज़दीक ले जाएंगे और उससे देखेंगे और उसमें लिखे हुए अक्षर अपने वास्तविक आकार से भी छोटा दिखाई दे, तो हम समझ जाएंगे वो अवतल लेंस होगा। चलिए आगे क्या लिखेंगे। चलिए आगे लिखेंगे, जिस लेंस को अक्षर के नज़दीक लाने पर अक्षर के आकार में कोई परिवर्तन दिखाई न दे, अर्थात अक्षर हूबहू दिखाई दे, तो वह कांच की पट्टिका होगी। कहने का मतलब है, वैसे लेंस जिसको अगर हम ले जाते हैं किताब के अक्षर के नज़दीक और किताब में लिखे अक्षर का आकार जो है अपने वास्तविक आकार के बराबर ही दिखाई दे, अर्थात सेम टू सेम, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे हूबहू दिखाई दे, तो वह हम समझ जाएंगे कांच की पट्टिका होगी। इस प्रकार से इनका हम पहचान कर सकते हैं बिना छुए हुए।
देखेंगे आगे, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके निवारण के उपाय क्या है। लिखेंगे, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आगे लिखेंगे, इसके होने का कारण, इसके होने का मुख्य कारण है रेटिना और नेत्र के बीच की दूरी का बढ़ जाना या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। यह एक प्रमुख कारण है नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का, ध्यान रखिएगा। इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, उपचार या निवारण लिखेंगे इसके निवारण के लिए अप्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते आगे, विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे इसका आंसर, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है जिसे V से सूचित करते हैं, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होगा। ध्यान रखिएगा, विभव बराबर जो होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, विभव बराबर जो होगा वो होगा कार्य बटे आवेश। ध्यान रखिएगा, कार्य बटे आवेश। चलिए देखते आगे, देखेंगे आगे, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। लिखेंगे इसका आंसर, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, अर्थात आवेशित के बीच टक्कर के कारण रुकावट होता है, जिससे प्रतिरोध कहते हैं। इसी कारण से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते आगे, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या है। लिखेंगे इसका उत्तर, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी, और यही मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है। चलिए देखेंगे आगे, घर के विद्युत परिपथ में कौन कौन सी खराबियां उत्पन्न होती है। लिखेंगे इसका आंसर, घर के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित खराबियां उत्पन्न होती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट होना, तार का पुराना हो जाना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे तार होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे तार होगा, यहाँ भी तार होगा। लिखेंगे आगे, तार का पुराना हो जाना, तार का टूट जाना, स्विच खराब हो जाना इत्यादि। घरों में लगे परिपथ में यही सब जो जनरल खराबियां है वो उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे आगे, बायोगैस संयंत्र क्या है, इसके लाभ बताएं। लिखेंगे इसका आंसर, बायोगैस संयंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ध्यान रखिएगा, बायोगैस का जो प्रमुख घटक होगा वो मीथेन होगा। इसका लाभ क्या होता है, यह सस्ता होता है, यह हर जगह आसानी से बनाया जा सकता है, इसे चलाना आसान है, यही इसका लाभ है। ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको कराया गया है, ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इसे आप लोग याद करेंगे। और अगले वीडियो में और सारा प्रश्न जो लेकर आएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न होगा,